स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था उसी के आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत पर बाबर ने सबसे पहले आक्रमण कब किया था? तो भारत देश पर बाबर ने सबसे पहला आक्रमण जो है 1519 में किया है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जादुई अनुष्ठानों, वशीकरण और तंत्र मंत्र के लिए कौन सा वेद प्रसिद्ध है? तो अर्थोवेद में जादुई अनुष्ठान, वशीकरण और तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है। किस वेद में? अर्थोवेद में। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। मद्रास में एक बहुत ही बड़ी संस्था का गठन किया गया था जिसका नाम था वेद समाज। तो मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1864 में। तो मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो सबसे जो पुराना उपनिषद है उसका नाम है छंदोग्य उपनिषद। तो छंदोग्य उपनिषद जो है वह सबसे पुराना उपनिषद है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र हैं उनका नाम है बिंदुसार। इस प्रकार बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना किया था? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। इस चीज़ को रट लीजिएगा, हजारों बार आपके पेपर में पूछा गया है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती जी ने। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रोलेक्ट अधिनियम कब पारित किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रोलेक्ट अधिनियम जो है 1919 में पारित किया था। और इस अधिनियम की विशेषता क्या थी? बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक रूप से नज़रबंद किया जा सकता है। यह रोलेक्ट अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पहली बार माउंटबेटन का पूरा नाम दिया गया है। माउंटबेटन का पूरा नाम क्या था? विस्काउंट लुइस माउंटेन। तो विस्काउंट लुइस माउंटेन हमें पता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इनके पद त्यागने के बाद भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। तो राजगोपालाचारी माउंटबेटन के बाद भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जुलाई 1905 में हुआ था। जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और बंगाल को विभाजित करने का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने दिया था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? यानी कि सम्राट अशोक के पिताजी का क्या नाम था? इसमें कहने का ये मतलब है। तो सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। यानी कि हम कह सकते हैं बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक था। आगे बढ़ते हैं। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा हम लोग जानते हैं 1498 में भारत पहुंचा था। तो वास्को डी गामा सबसे पहले भारत कब आया? 1498 में आया। और यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था। इसको आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और यहाँ पहली बार कब आया था? 1498 में। आगे बढ़ते हैं। करो और मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था। किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है तो इसका नाम है चार मीनार। तो ये एक कन्फ्यूजन सा क्वेश्चन है। ये कहीं प्रश्न आया होगा किसी परीक्षा में जहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए होंगे और वहाँ पर लिखा गया होगा मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, तो वहाँ पर चार मीनार को आपको टिक करना था। तो यहाँ पर इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था? तो ये जो प्रसिद्ध हमारा कोणार्क मंदिर है ये उड़ीसा में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। तो नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ था। और इस समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ पर कराए गए थे?
इस समझौते पे जो हस्ताक्षर हुए हैं वो बार्नेज कोर्ट में कराए गए थे। तो बार्नेज कोर्ट में 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कराए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था वो 1930 में हुआ था। इसी समझौते के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो गांधी इरविन समझौता 1930। आगे बढ़ते हैं। चौरा चौरी की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो चौरा चौरी की हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ये बात तो हम लोगों को पता ही है। आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या है? तो टीपू सुल्तान का जो राज्य है उसका नाम है मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर राज्य का शासक था और इसकी राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टम। तो श्रीरंगपट्टम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? तो 1939 है। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक पार्टी का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस जी को 1939 में जब कांग्रेस से निकाल दिया गया तो कांग्रेस से निकाले जाने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से पार्टी का गठन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारनाथ पिलर किस प्रकार की वस्तु का नमूना है, यानी किस काल में बनाया गया है? तो सारनाथ जो पिलर है मौर्य काल में बनाया गया है, इसलिए मौर्य कला का ये एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है। कौन सा पिलर? सारनाथ पिलर। आगे बढ़ते हैं। आईने अकबरी के किसकी रचना है? तो आईने अकबरी जो आपकी प्रसिद्ध किताब है ये अबुल फजल की रचना है। तो आईने अकबरी को किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में मुंबई से प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से प्रारंभ हुआ है? मुंबई से प्रारंभ हुआ है। कब प्रारंभ हुआ है? अगस्त 1942 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल बाल पाल में बाल से क्या मतलब है? तो लाल बाल पाल ये तीनों लोग गरम दल के नेता थे। लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। इनको आप जानते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो हम सभी लोगों को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध को कौन दर्शाता है? तो अंग्रेजों के द्वारा एक टैक्स लेने की व्यवस्था थी जिसका नाम है महालवाड़ी। तो महालवाड़ी व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध को दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। शेर शाह के बचपन का क्या नाम है? तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद है। ये भी हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। शेर शाह जो कि दिल्ली का सम्राट था, उसके बचपन का क्या नाम था? उसके बचपन का नाम फरीद था। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन है? इसके कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला सुल्तान कौन है? तो हम लोगों को पता है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले जनगणना किसने करवाई थी? तो भारत में सबसे पहले जो जनगणना कराई थी वो लॉर्ड रिपन ने कराई थी। नाम रट लीजिएगा, लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले भारत में जनगणना कराई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक ने अपने उपदेशों में किस बात को प्रमुखता से कहा है? तो गुरु नानक जी ने अपने उपदेशों में मानव बंधुत्व की भावना का प्रचार किया है। तो मानव बंधुत्व की भावना का प्रचार गुरु नानक ने अपने उपदेशों में किया है। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को कहाँ से देखा जा सकता है? तो सम्राट अशोक पर कलिंग के युद्ध का बहुत प्रभाव पड़ा था। ये कहाँ से स्पष्ट होती है? तो ये बात अशोक के शिलालेख जिसका नाम है चट्टान आलेख, सम्राट अशोक का एक शिलालेख है जिसका नाम है चट्टान आलेख, उसमें जो लिखा गया है उसी से स्पष्ट होता है कि सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था।
आगे बढ़ते हैं। लखनऊ जिसका पुराना नाम है अवध, तो लखनऊ का पुराना नाम क्या है? अवध। इसके अंतिम नवाब कौन थे? तो लखनऊ जिसका पुराना नाम है अवध, इसके अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हैं। तो वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब हैं। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप एक दो बार वीडियो देखकर सारे प्रश्नों को रट लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने किसी अगले लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।